नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपकी कृषि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाते हैं एक फोन कॉल के जरिए, और रोजाना शामिल करते हैं इसमें खेती किसानी के संबंध में नए नए विषय। आज के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले तो आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं प्याज एवं लहसुन की खेती पर। जी हाँ, एक हमारा विषय यह रहने वाला है, और साथ ही आपको बता दें आंवला की खेती भी हमारा विषय रहेगा। इस पर भी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इससे संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप प्याज या लहसुन की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आंवले की खेती से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास कोई ना कोई सवाल जरूर होगा। उसका समाधान जानने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए आपको बता दें हमारे टोल फ्री नंबर क्या है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060, 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, जो निदेशक हैं NHRDF जनकपुरी नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। और साथ ही हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो बिल्कुल, हमने आज के कार्यक्रम का जो विषय है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है, प्याज एवं लहसुन की खेती और साथ ही आंवला की खेती। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा, आपके सवाल जानकर उनका समाधान आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो इसी के साथ आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगी प्याज और लहसुन के बारे में। तो डॉक्टर गुप्ता, प्याज और लहसुन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्याज की बात कर लेते हैं, तो क्या ये सही समय है प्याज की खेती के लिए? प्याज लगाने का बिल्कुल सही समय है। इस समय जो खरीफ की वैरायटी होती है, खरीफ का लगाने का सभी क्रॉप का अच्छा समय है। खरीफ की जो वैरायटी है उसके लिए नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगा करके लगभग 40 से 42 दिन बाद जो खरीफ की नर्सरी तैयार हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पौधरोपण बोलते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। बस किसानों को यह ध्यान रखना है कि हमें प्याज की खेती करनी है बारिश के समय में, तो नर्सरी लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर बारिश अधिक हो जाती है तो उनका प्याज का नर्सरी नुकसान ना हो। तो नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, लेकिन साथ ही बरसात भी बहुत ज्यादा हो रही है, मानसून का समय है, ऐसे में सावधानियां बरतनी भी बहुत जरूरी हैं। तो क्या है वो सावधानियां, किस तरह से आपको कदम उठाने चाहिए इस दिशा में, आपको बिल्कुल जानकारी देंगे इन सब के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। खरीफ प्याज की बुआई की जाती है। बुआई के लिए 12 से 15 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेंगे। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लें। खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। निराई गुड़ाई कर खेतों में खरपतवार को पूरी तरह से हटा लें। अगर सिंचाई की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद एक सिंचाई करें और फिर हर सप्ताह फसल में सिंचाई करें। प्याज का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। फसल पर थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा बना रहता है, जो कि पत्तियों से रस चूसता है, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां भूरे रंग की होकर सूखकर मुरझाने लगती हैं। रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं लहसुन की खेती के लिए मध्यम ठंडी जलवायु अच्छी रहती है। लहसुन की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। साथ ही दोमट मिट्टी लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छी है। बुआई से पहले खेत में 2 से 3 गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत को समतल कर क्यारियां और सिंचाई की नालियां बना लें। बुआई करते समय क्यारी में कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लहसुन के गांठों के अच्छे विकास के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।
तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी प्याज और लहसुन की खेती पर। हमारा एक और विषय है आंवला की खेती, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। रुक कर लेते हैं डॉक्टर पांडे का। डॉक्टर पांडे, अगर हम आंवले की खेती की बात करते हैं तो क्या अभी हमारे किसान इसके नए बाग लगाने के लिए तैयारियां कर सकते हैं? सही समय है ये? यस, इस समय सबसे उपयुक्त समय यही चल रहा है, क्योंकि जुलाई अगस्त में जब बरसात होती है तो उस समय बाग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस समय जो पौधे लगाए जाते हैं वो लगातार बरसात होने से बहुत अच्छी तरह जमीन में स्थापित हो जाते हैं और उनकी बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सबसे उपयुक्त समय चल रहा है आंवले के बाग लगाने का। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बाग को जो है आप उत्तम किस्म कौन सी चुने। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें किस्मों का चुनाव है। आंवले की जो प्रमुख किस्में हैं जैसे नरेंद्र आंवला 6 है, नरेंद्र आंवला 7 है, नरेंद्र आंवला 10 है, लक्ष्मी 52 है, कृष्णा कंचन है। इन किस्मों से कोई भी 2 किस्म का चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंवले में जो होती है स्वयं बंधता पाई जाती है। हमारे किसान भाई ज्यादातर गलती करते कि एक किस्म का ही बाग लगाते हैं, इससे क्या होता है कि उसमें पुष्पन तो होता है लेकिन फलन नहीं हो पाता। तो इसलिए हमेशा जब भी आप आंवले का बाग लगाएं तो 2 किस्म लगाएं। एक रो जो है एक किस्म की लगाएं, उसके सामने दूसरी रो दूसरी किस्म की लगाएं, जिससे कि उसमें परागण की समस्या ना आ सके। इसलिए हमेशा 2 किस्मों का चुनाव करें। जी, तो सही समय चल रहा है ये डॉक्टर पांडे। इस समय हमारे किसान आंवले का नया बाग लगा सकते हैं, लेकिन उन्नत किस्मों का ही चुनाव करना बहुत जरूरी है। और एक बाग में अगर 2 किस्में लगा लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो सकता है। और क्या सावधानियां बरतनी है, क्या कदम उठाने हमारे किसानों को, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हमारे किसानों को दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। आंवला की खेती जुलाई के सितंबर महीने में की जाती है। इसकी खेती के लिए नमकीन और चूने वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। साथ ही जल निकासी वाली और उपजाऊ दोमट मिट्टी भी अच्छी पैदावार देती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 9.5 होना चाहिए। आंवले के पौधे के लिए गड्ढों की खुदाई 7.5 से 9.5 मीटर की दूरी पर 1.25 से 1.50 मीटर आकार के गड्ढे होने चाहिए। आंवले के पौधों के लिए गड्ढों की खुदाई 7.5 से 9.5 मीटर की दूरी पर 1.25 से 1.5 मीटर आकार के गड्ढे होने चाहिए। हर गड्ढे में 55 से 65 किलो गोबर की खाद, 20 से 25 किलो बालू, 7 से 10 किलो जिप्सम मिलाना चाहिए। गड्ढा भरते समय 70 से 125 ग्राम क्लोरोपेरिफॉस धूल भी भरनी चाहिए। गड्ढा भराई में 15 से 20 दिन बाद ही पौधे का रोपण किया जाना चाहिए। बेहतर उत्पादन लेने के लिए बनारसी, कृष्णा, NA9, NA10 और कंचन किस्मों का चयन करें। सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में सिंचाई 15 दिनों के अंतराल पर करें और सर्दियों में अक्टूबर-दिसंबर के महीने में हर रोज चपला सिंचाई द्वारा 25 से 30 लीटर पानी प्रति पौधे में डालें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि फूल निकलने के समय सिंचाई ना करें। बिजाई से 7 से 8 साल बाद पौधे पैदावार देना शुरू कर देते हैं। जब फल हरे रंग के हो जाए और इनमें विटामिन सी की अधिक मात्रा हो जाए तो फरवरी महीने में तुड़ाई करें। तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी आंवले की खेती पर। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता का मैं यहाँ रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर गुप्ता, अभी आपने बताया कि नर्सरी लगाने के लिए प्याज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। तो पहले तो आप ये बता दें कौन कौन से क्षेत्रों में हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं, कहाँ की जलवायु बिल्कुल सही रहती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इस समय जो प्याज लगाने का प्रमुख जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है और उत्तरी भारत में भी हरियाणा में, बिहार में भी, पश्चिमी बंगाल में भी, उड़ीसा में भी लोग प्याज अच्छे तरीके से लगाते हैं। ये तो हो गया राज्य। और लगाने के लिए सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो भी प्याज की नर्सरी हम तैयार करते हैं मुख्य खेत में लगाने के पहले क्या है कि आपकी 30 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनानी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई 120 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। लंबाई और अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। आज जब भी आप इसको बोलते हैं फैरो रोज पे लगाते हैं, जब इसको लगा लेते हैं आप
तो उस पर जो मिट्टी है, मिट्टी का उपचार करना चाहिए ट्राइकोडर्मा विरिडी से, जो कि जैव फफूंदीनाशक है। बीज लगाने के पहले भी उसका उपचार करना जरूरी है। अगर उपचारित किया हुआ ठीक है, नहीं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जैविक फफूंदीनाशक या कार्बेंडाजिम, जिसको कि बेविस्टिन के नाम से मार्केट में आता है, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, या कैप्टान आता है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, या जीराम आता है 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज के उपचार करके उसको लगाते हैं। लगाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइन में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कम से कम 15 से 20 ग्राम आपको प्याज के बीज की आवश्यकता होती है। और आप लाइन में लगावें तो आपको निकाय गुराई में या पौध निकालने में आपको आसान रहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सी प्रजाति उगाएं और प्रजाति आप कहाँ से लें। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो खरीफ के लिए जो प्रचलित अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, जो कि पूरे भारत के लिए अनुशंसित है। हालांकि बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन आज भी अच्छा उत्पादन देती है। एक एनएचआरडी अपने लाइन 883 निकाला हुआ है। DUGR की वैरायटी है। भीमा डार्क रेड, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। डॉक्टर गुप्ता, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। किस्मों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका सवाल पहले जान लेते हैं। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर मुकेश जी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ, मुकेश प्रजापति बोल रहा हूँ दौलतपुर से। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि लहसुन की खेती में कितनी खाद लगेगी और कौन सा बीज अच्छा रहेगा, समय क्या है? लहसुन की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, क्या समय है, कितना पोषण दें, क्या तैयारी करें? मुकेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको अप्रिशिएट करूंगा कि लगभग 3-4 महीना लगाने का टाइम होगा और अभी से आप जागरूक हैं। अगर ऐसे किसान रहे तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, लगभग 80 किलोग्राम 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, और इतना ही अनुमान में लगभग 50 से 60 किलोग्राम पोटास लगाना चाहिए प्रति हेक्टेयर, और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सल्फर लगाना चाहिए। लहसुन लगाने का उचित समय 15 अक्टूबर से, मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से आप 30 अक्टूबर तक लगाएंगे। मंदसौर इसके लिए आपका काफ़ी फेमस है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और लगाने के लिए जो प्रजातियाँ हैं, NHRDF में इंडिया में सबसे अधिक प्रजाति निकाली है, उसमें निकाली है एग्रीफाउंड डार्क रेड, तो प्याज की वैरायटी है। यमुना सफ़ेद 1 से लेके यमुना सफ़ेद 10 तक की प्रजाति हैं, आप उसको लगा सकते हैं। और अच्छी प्रजाति है, आपको NHRDF इंदौर से मिल सकता है। जी, तो लहसुन आप 15 अक्टूबर से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। मध्य प्रदेश के लिए कौन सी प्रजातियां हैं वो हमारे विशेषज्ञ ने बता दिए हैं, और कितने आपको पोषण की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल गई है। बहुत ही अच्छी जानकारी आप यहां से हासिल कर रहे हैं कि अगर आगे आने वाली फसल के बारे में अभी से आपको पता है, आप पहले से ही तैयारियाँ इसके लिए कर सकते हैं और आगे चलकर अच्छी तरह से प्रबंधन कार्य भी करना आपके लिए बिल्कुल संभव होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं डॉक्टर पांडे का। डॉक्टर पांडे, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आंवला की खेती कहां-कहां कर सकते हैं किसान? कौन-कौन सी जगहें हैं जहां पर नए बाग लगाने के लिए बिल्कुल सही वातावरण या कहें जलवायु है? आंवला की खेती के लिए सर्वप्रथम जो है आपका जो पहाड़ी वाले ऊंचे वाले क्षेत्र हैं उनको छोड़ के बाकी सब जगह इसकी खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। और खासकर जो हमारी ऊसर, बंजर, बांगड़, इस तरह की जो बेकार पड़ी हुई जमीन है, जिनमें कि हम किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं कर सकते, सिर्फ धान की खेती कभी कभी ऊसर में करते हैं, उस क्षेत्र में आंवला की खेती करके लोग काफी लाभ कमा रहे हैं। और जिसका जमीन का pH 9 और ESP 30 तक होता है, वहां पे भी आंवला की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और प्रतापगढ़ इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां पे कि लोग जो है काफी ऊसर था, जिसको कि लोग धोबी लोग भर के ले जाते थे मिट्टी कपड़ा साफ करने के लिए, उस तरीके की जमीन में जहाँ की रेत थी वहां पे भी इसकी खेती सफलतापूर्वक हो सकती है। वैसे सबसे अच्छी खेती इसकी बलुई दोमट मिट्टी में ही हो सकती है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र, बहुत ऊंचे पहाड़ को छोड़ के जो मध्यम ऊंचाई के पहाड़ है, वहां पे भी इसकी खेती संभव है। और बाकी जो आपकी स्टोनी सॉइल्स है, रॉकी सॉइल्स है, या जो ऊसर है, सलाइन अल्कली सॉइल है, वहां पे भी इसकी खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हर तरह की जलवायु में इसकी खेती कर सकते हैं हमारे किसान, और ऐसी भूमि जहां पर अन्य फसलें नहीं उगाई जा सकती वहां पर भी सफलतापूर्वक इसे लगाया जा सकता है। और आपको बता दें कि आंवले के संदर्भ में ही एक मेल हमारे पास आ गया है राजस्थान से। राम जी ने हमें मेल किया है, ये पूछ रहे हैं कि आंवले की खेती करना चाहते हैं, क्या संभव है, और साथ ही अगर संभव है तो कौन सी किस्में लगा सकते हैं ये राजस्थान क्षेत्र में?
देखिए, किस्म का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक बात ये, राजस्थान में आंवला लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी जगह आंवला का बाग ना लगाएं जहां पे पाला पड़ता हो। अगर पाला पड़ेगा तो आंवला की खेती सफलतापूर्वक नहीं हो सकती है। उसके लिए जो है ऐसी उपयुक्त जमीन का चुनाव करें जहां पाला ना हो और जमीन थोड़ा ऊंचाई पे हो, क्योंकि नीचाई पे होगी तो पाले का असर ज्यादा होगा। और किस्म का चुनाव जहां तक है, उसके लिए तो ये निर्भर करता है कि आपका क्या है। जैसे आंवला ज्यादातर परिरक्षित पदार्थ बनाने के काम आता है, तो अगर आपको मुरब्बा या कैंडी बनाना है तो जो किस्में बड़ी बड़ी होती है, जैसे लक्ष्मी 52 है या NA7 है, इस तरीके की किस्म या कृष्णा है, इन तीनों किस्मों में का चुनाव करना चाहिए। या आपको जूस बनाना है तो उसके लिए NA6 भी अच्छी है, क्योंकि इसमें जूस कंटेंट ज्यादा होता है, फल थोड़ा साइज छोटा होता है, लेकिन फलत बहुत अच्छी होती है NA6 में। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी 2 किस्म का चुनाव करें। अगर बड़ी किस्म है तो कृष्णा या NA7 लगाएं या लक्ष्मी 52 लगाएं, और छोटे में है NA6 या NA10 लगाएं, जिसमें कि आप जूस है, अचार है, या आपका वो आंवला की सुपारी है, ये सब चीजें बना सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या आगे चल के उसका किस तरीके से उत्पाद तैयार करना चाहते हैं, किस चीज के लिए, किस लक्ष्य के लिए खेती करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको उन्नत प्रजाति का चयन करना होगा। और ध्यान रखना है कि पाला ना पड़ता हो, ऐसे क्षेत्र में ही करें, क्योंकि पाला आंवले की फसल को प्रभावित कर सकता है, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है उस पे। तो ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज लहसुन की खेती और आंवला की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर डायल कीजिए और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा तो हम आपके सवाल जानकर समाधान जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है सवाल हमारे कॉलर का। हेलो हेलो दुर्गेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, आपका आवाज मिल रहा है जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यही आंवला पे हमारा सवाल है। क्या पूछना चाहते हैं आंवला के बारे में? ओ, हम सवाल आंवला के विषय में पूछ रहे हैं आपसे जी कि हमारा आंवला जो है वो देखिए बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। हमारा नाम देख वो जो अभी तक फर नहीं रहा है, देखिए उसमें 1-1, 2-2 आता है, ठीक है जी। वो फर नहीं रहा है और बीच में उसको आया 2 से 3 साल तक आया और फिर अभी नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक दिखाई दे रहा है और पेड़ तो पूरा तैयार हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। वही समस्या को मैं जानकारी ले रहा हूँ कि कोई उसमें दवाई बता सकते हैं क्या आप लोग? जी, तो पांडे जी बताएं, डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे? शुरुआत में तो फल आया लेकिन अब नहीं आ रहा है और पेड़ जैसे ही कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हो गया है, बड़ा हो गया है, तो क्या कारण हो सकता है और समाधान क्या हो सकता है इनका? नहीं, फल आने का कारण तो 2 ही है। फूल आता है, उनसे पूछिए। दुर्गेश जी, फूल आता है? हाँ, फूल तो बहुत ज्यादा आता है मगर फल बहुत कम आता है। डॉक्टर पांडे, फूल बहुत आता है लेकिन फल नहीं आ रहा है।
हाँ फूल तो आता उसमें है। समस्या वही पॉलिनेशन की है, इसलिए कौन कौन सी किस्म इन्होंने लगाया है? क्या एक ही किस्म के बाग लगाए हैं क्या इन्होंने? अगर एक किस्म के लगाए हैं तो इनको उसको दूसरी किस्म भी लगाना पड़ेगा, और साथ में ही पॉलिनेशन की समस्या इसमें बहुत विकट रहती है, तो इसलिए दो किस्मों को साथ साथ लगाए, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बताया था। और दूसरी बात, अगर फूल आता है फल नहीं बैठता है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या इसी पॉलिनेशन की ही है। जी, जैसे बता रहे हैं डॉक्टर पांडे ये कि इन्होंने एक ही किस्म लगाई है। जी बताएं, एक ही किस्म लगाई है इन्होंने? एक किस्म लगाई है तो इनको दूसरी किस्म लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करें कि जो पुराने इनके बाग लगे हुए हैं उनमें एक विधि है जिसको कि हम लोग टॉप वर्किंग कहते हैं, तो उसकी कुछ शाखाओं को ये क्या कहते हैं फल लेने के बाद अक्टूबर नवंबर में काट दें, और उसके से जो नए कल्ले आएंगे उस पर दूसरी किस्म की बडिंग लाके पैच बडिंग कर दें, जिससे कि जब वो पौधा उससे जब तैयार होगा तो वो दूसरी किस्म का रहेगा, जिससे कि पॉलिनेशन हो पाएगा। अगर ये संभव है तो ये क्रिया इनको करनी पड़ेगी, तभी इनके में उचित फल आएगी। और या हो सके तो दूसरी किस्म अगर जगह हो तो किनारे किनारे भी लगा सकते हैं, अगर दूसरी किस्म लगाना चाहे तो बीजू पौधे भी लगा देंगे, लेकिन बीजू पौधे लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे फल होते हैं, उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। तो अगर उचित है तो दूसरी किस्म, अगर इनके बाग में जगह है तो 10% पॉलिनेशन के लिए इनको दूसरी किस्म लगाना ही पड़ेगा। जी, तो दूसरी किस्म का पौधा भी लगाने की सलाह दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ यहाँ से आपको दुर्गेश जी। आप इस दिशा में जा सकते हैं और साथ ही आप पैच भी लगा सकते हैं दूसरी जो किस्म है उसका अपने पौधे में। इस तरह से आप टॉप वर्किंग कहते हैं जी, इस तरह से आपकी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं हम। जी बिल्कुल। इसके साथ आइए हम भी बढ़ते हैं आगे, और अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे प्याज की उन्नत किस्मों के बारे में, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, अब आप इसके बारे में बता दें, और क्या कदम उठाने चाहिए हमारे किसानों को जो वो नर्सरी प्रबंधन कर रहे हैं? जी, प्याज जो है अपने प्रजाति के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है। अगर खरीफ की बीज को या प्रजाति को अगर रबी में लगाएंगे तो उत्पादन कम होगा, और रबी की प्रजाति को अगर आप खरीफ में लगाते हैं तो कम होगा। सामान्य रूप से जो खरीफ में प्याज की लगाने वाली प्रजातियां हैं, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, भीमा रेड है, और लाइन 883 जिसको 883 के नाम से काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा उत्पादन है, ये बहुत कम समय में तैयार भी हो जाती है। और इसके अलावा आपको फूले बसवंत भी है जो कि महाराष्ट्र से निकली हुई है, पूसा रेड भी है जो कि पूसा एरिया से निकली हुई है। तो ये सब प्रजातियां हैं जिसको आप लगा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रजाति आप लेके आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है, आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। जहाँ से भी प्रजाति लें उसका रसीद आप ज़रूर लें, और उस पर यह देखें कि जो प्याज है उस प्याज को जो पैकेट पे लिखा हुआ उसका पैकिंग क्या और एक्सपायरी डेट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्याज एक ऐसा क्रॉप है कि इसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। अगर अच्छी तरीके से अपने प्याज का बीज अगर एक्सपायर बीज लगाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो प्याज के बीज लाने के बाद आप उसको साथ ट्रीटमेंट कर लें, मृदा का भी पहले जैसे हमने ये बताया कि ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से आप ट्रीटमेंट कर लें। और उसके लिए जो रेज बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है कि बारिश के टाइम में अगर बारिश होती है तो ऊपर से पानी नीचे निकल के उसका ड्रेनेज के हिसाब से निकल सकता है। अगर आपने रेज बेड नहीं बनाया है और प्याज ऐसा फसल है उसकी प्याज बीज बहुत छोटी छोटी होती हैं, अगर वर्षा की बूंदें आती हैं तो प्याज के बीज वहाँ से दह के जा भी सकता है, तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए रेज बेड पे लगाना उसका बहुत ज़रूरी है, और लाइन में उसका लगावें ताकि निकाई गुड़ाई चाहे आपको बाद में सीलिंग निकालना हो तो वो आपको काम कर सकता है। और समान रूप से लगाने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए आपको। तो हल्की दोमट और बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, जैसा कि हमने बताया कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी भारत में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसमें खरपतवार की बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो पेंडामिथिलीन एक केमिकल है जो कि 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज बोने के पहले 2-4 दिन पहले उस पर स्प्रे कर दें, तो जो निकलने वाले घास हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। पहले से ही अगर हम यहाँ पर तैयारियां कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर समस्याएं नहीं होंगी और अच्छी तरह से हम अपनी फसलों का उत्पादन हासिल भी कर पाएंगे, अच्छी पौध तैयार हो पाएगी यहाँ पर। और विस्तार से जानकारी लेंगे डॉक्टर गुप्ता से, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। अरुण नायक जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? प्याज की खेती हो सकता है बरसात में?
बरसात में आप जानना चाहते हैं प्याज की खेती कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, तो बिल्कुल सही समय चल रहा है जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया था। आप और बताते हैं एक बार फिर डॉक्टर अरुण कुमार जी, जैसे आप समझ रहे हैं कि जो आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो बरसाती प्याज के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जो बताएंगे आज पूरा कार्यक्रम देखिए, सभी जानकारी मिल जाएगी। और कोई जानकारी कमी भी है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में प्याज की खेती बरसाती हो सकती है, रबी की खेती तो बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। जी अरुण कुमार जी। जी, तो इस समय बरसात की प्याज की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। आपके कॉल जैसे ही यहाँ कनेक्ट होंगे हम आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ आपको बता दूँ एक मेल मेरे पास यहाँ आ गई है, दिल्ली से ये मेल की है पीयूष जी ने। और डॉक्टर पांडे, ये मेल आपके लिए है। ये जानना चाहते हैं क्या दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में ये आंवले की खेती कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किसमें कौन सी चुने? दिल्ली के आसपास ही आंवले की खेती कर सकते हैं और उसके लिए किस्मों का चुनाव तो मैंने पहले भी बताया है कि ये निर्भर करता है कि आप उससे क्या उत्पाद बनाएंगे, क्योंकि आंवला फ्रेश बहुत कम खाया जाता है, तो इसलिए फ्रेश के लिए तो कोई भी किस्म आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर उत्पाद बनाना है तो जैसे आपको कैंडी इसका बहुत फेमस उत्पाद है, या आंवला की फाके, सरकरा में आंवला की फाके हैं, या मुरब्बा है, ये तीन चीजें जो है सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। तो इसके लिए जो बड़ी किस्म है जैसे कृष्णा है, नरेंद्र आंवला 7 है, लक्ष्मी 52 है, ये किस्में उपयुक्त है। और हमेशा 2 किस्म के पौधे लगाएं, एक रो जो है एक किस्म की, दूसरी रो दूसरी किस्म की, ताकि परागण की समस्या जो है आगे चलकर इसमें ना आए। तो इसलिए हमेशा किस्मों का चुनाव आपके उत्पाद पर निर्भर करेगा कि आप उसको किस तरीके से उत्पाद बनाना चाहते हैं और क्या उत्पाद बनाना चाहते हैं। जी, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है। पीयूष जी, हम उम्मीद करते हैं आपको हम अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और किस्मों का चुनाव आपको क्या उत्पाद तैयार करना है उस पर ही आधारित है, उसके अनुसार ही आपको चयन करना होगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर पांडे, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। नए बाग लगा रहे हैं जो हमारे किसान, वो और किस तरह की तैयारी करें? किस्मों का चुनाव तो कर लिया, बाग को किस तरह से तैयार करें? किस्मों के चुनाव करने के बाद बाग का रेखांकन सबसे बड़ी समस्या आती है। रेखांकन में हम जो है आपको 10x10 पे आप लगाएं या 8x8 पे भी लगा सकते हैं। 8x8 मीटर पर 1 घन मीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। और गड्ढे की आधी जो ऊपरी मिट्टी है वो एक तरफ रखिए और गड्ढे की जो नीचे वाली मिट्टी है वो दूसरी तरफ रखिए। ऊपरी मिट्टी में 2-3 टोकरी सड़ी गोबर की खाद और थोड़ा सा कीटनाशक पाउडर, जैसे आपका जो है आप कोई भी ले लीजिए, जैसे फ्यूराडान या कोई भी, मतलब इस तरीके का कीटनाशक आपको जो मिल जाए जो है उसको लेके उसको जो है गड्ढे की मिट्टी में और गड्ढे में बुकरा दीजिए। और गड्ढे खोदने की क्रिया जो है मई के महीने में करनी चाहिए, मई जून के महीने में, बरसात से पहले। और 15 दिन गड्ढे को खुला छोड़ दीजिए ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े के लार्वा हों वो धूप से मर जाएं। और उसके बाद आप जुलाई के महीने में उस गड्ढे को पूरा कायदे से भर दीजिए। 2-3 टोकरी सड़ी गोबर की खाद भी मिला दीजिए उसमें। और उसके बाद भरते समय ध्यान रखिए कि जमीन से 10-15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे आप भरिए उसमें। और उसके बाद जो है उसमें आप जो है जुलाई अगस्त के महीने में जब बरसात होती रहे तब आप जो है उसमें अच्छी नर्सरी से, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे किसान भाइयों या जो ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, कि पौध आप किसी विश्वसनीय नर्सरी से लीजिए, हो सके तो सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय से ही पौध प्राप्त करें। और जो किस्म है उसके लिए आप ये सुनिश्चित हो जाएं कि वही किस्म मिली है, क्योंकि इसमें ज्यादातर किसान भाइयों को लोग धोखा दे देते हैं। कभी कभी तो ऐसा निकला है, जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत से किसान प्रतापगढ़ से आंवला ले गए, वो सब बीजू निकल गए, तो बाद में परेशानी ना हो इससे अच्छा है कि आप चुनाव करते समय ही विशेष ध्यान रखिए और लाके गड्ढे के मध्य में जुलाई अगस्त में आप पौध को रोपित कर दीजिए। रोपित का समय ज्यादातर सायंकाल की बेला में रखना चाहिए, जिससे कि पौधे को रात भर में उसकी जमीन में अच्छी तरीके से स्थापित होने का समय प्राप्त हो जाए। और लगाने के तुरंत बाद जो है आपको हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। जी, तो उसके पश्चात क्या कार्य करने चाहिए डॉक्टर पांडे जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हमारे साथ। पहले हम उनका सवाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है इनका सवाल। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैम हम जो प्याज बोते हैं तो इसका लंबे समय तक भंडारण रखे, ऐसा बीज कोई बताए।
जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है भंडारण के संबंध में। हाँ, लंबे समय तक रख सकते हैं उसको, ऐसा कुछ बताइए। जी धर्मेंद्र जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना चाहूंगी जो लंबे बहुत से कारक उसके ऊपर हैं। एक तो जो बरसाती प्याज है जिसको खरीफ में उगाते हैं, इसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें नमी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और जो प्याज का भंडारण उसी प्रजाति को करते हैं जो रबी में उगाई जाती है, जिसको आप नवंबर में आप उसका नर्सरी डालते हैं, दिसंबर में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जनवरी में, और जाके अप्रैल का लास्ट वीक में मई तक हार्वेस्ट करके उसको रखते हैं। और यही जो रबी वाली जो प्याज है जो हम रखते हैं भंडारण करते हैं, इसको हम नवंबर तक खाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्याज की लंबी अवधि तक भंडारण कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो प्याज एक ऐसा फसल है, प्याज और लहसुन, कि भंडारण के पहले जो भी खेत में कृषि क्रिया की गई है उसके ऊपर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपने अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाला है, अधिक पानी आपने सिंचाई किया है, तो इससे आपकी भंडारण की जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो ड्यूरेशन है, काफ़ी कम हो जाएगा। अगर समान रूप से डाला है, आप अनुपात में डाला आपने अच्छी तरह अतिरिक्त रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस प्रजाति का चयन किया है वह प्रजाति लोकल प्रजाति है या भारत सरकार के द्वारा अनुशंसित प्रजाति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आप रबी की और जहाँ तक बात है खरीफ के प्याज का, अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसको जो हम लोगों ने रिसर्च किया है उसको आप अधिक से अधिक 1 महीना तक रख सकते हैं। 1 महीने के बाद उसमें रोटिंग होगा, स्प्राउटिंग होगा, तो आपका आर्थिक नुकसान होगा। तो समान रूप से जो रबी की फसल प्याज का लेते हैं उसी को भंडारण करने के लिए सोचा जाए। और भंडारण करने के लिए जो प्रजाति है रबी की, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, एनाचार्डिया रेड 2 है, 3 है, और आपके बताऊंगा एनाचार्डिया फुरसुंगी, तो बहुत सी प्रजातियां हैं जिसको आप रबी में उगा सकते हैं और उसके लंबी भंडारण है। ध्यान रखिए, आजकल मार्केट में बहुत प्रकार की प्याज की प्रजातियां आती हैं जो कि नोटिफाइड नहीं है, लोकल प्रजातियां होती है, भंडार उत्पादन मिलता है आपको, वह भी अच्छा उत्पादन नहीं होता, बीमारियां आती हैं और भंडारण भी लंबी समय तक नहीं कर सकती हैं। तो मेरा आपसे धर्मेंद्र जी सुझाव ये है कि आप खरीफ की फसल उगाएं, इसको भंडारण के लिए ना सोचें लोकल मार्केट में बेच दें क्योंकि इसमें क्षमता काफ़ी अधिक होती है। हाँ, जो रबी में प्याज उगाते हैं जिसको आप अप्रैल का लास्ट वीक में और मई में हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं, उसको भंडारण करें। भंडारण करने के पहले उसकी छटाई, गुड़ाई और उसका ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें जो खराब जो डोफाल्के हैं, चाहे बोल्टर वाले बल्ब हैं, उसको आप अलग कर दें क्योंकि उसमें सड़न पहले शुरू होता है और जो सॉलिड बल्ब होते हैं उसमें सड़न नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखेंगे तो आपका भंडारण की प्रक्रिया बढ़ेगी, आपके पॉकेट में पैसे आएंगे, आप खुशहाल रहेंगे। जी, तो भंडारण के लिए आपको क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब भंडारण के संदर्भ में जो भी आपकी समस्याएं थी वो सुलझ गई होंगी और आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में। बिल्कुल, हम भी आगे बढ़ेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और जल्द ही लौटेंगे और आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है
और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज लहसुन की खेती और आंवले की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो अपना फोन उठाइए और हमारे टोल फ्री नंबर पर डायल कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं उनके समाधान हमारे विशेषज्ञ जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और बता दें आपको, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या है उनका सवाल, आइए जान लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैं अरुण निगम बोल रहा हूँ, इलाहाबाद से, प्रयागराज। जी पूछिए। हमारे आंवले के जो पेड़ है जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए अरुण जी। जी, हमारे जो आंवले के पेड़ है 14-15 साल पुराने हैं जी। पहले बहुत फल आता था, अब फल एकदम नेग्लिजिबल हो गया, खत्म हो रहा है करीब करीब। तो उसमें क्या हम जानना चाहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं या पॉलिनेशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें क्या हमको उसका प्रोपोर्शनेट में मेल फीमेल प्लांट लगाना पड़ेंगे? जी, इसका जवाब बिल्कुल डॉक्टर पांडे देंगे। डॉक्टर पांडे, 14 से 15 साल पुराने हो चुके हैं इनके आंवले के पेड़। पहले तो फलन हो रहा था लेकिन अब कम हो गया है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कारण? और क्या हमको पेड़ की ट्रिमिंग करना आवश्यक है? कई कारण हो सकते हैं कि इनकी बाग की रख रखाव ठीक से किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं, खाद पानी की समस्या भी आ सकती है। खाद ये समय पे दें, जैसे कि आंवले में खाद देने का समय है आपका 1000 ग्राम नाइट्रोजन और 500 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटास और 50 किलो सड़ी गोबर की खाद। ये खाद जो है ये अपना जो है आप जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के बाकी सारी खादें जो है अक्टूबर नवंबर के बाद जब फ्रूटिंग हो जाए और फ्लावरिंग से बीच में, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में आप इसमें खाद दीजिए और बाकी जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची है वो जुलाई के महीने में दीजिए। और उसके अलावा जो है अब बाग को देखने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी फलन क्या उसमें फूल आता है ठीक से, उसमें कोई रोग दोग तो नहीं लगा हुआ है। बाग पुराने होके कभी कभी ऊपर से डाईबैक टाइप की भी समस्या आ जाती है। तो ये तो इनके बाग का देख के ही आकलन होगा। लेकिन खाद पानी देने के बाद और उसमें समय समय पर कभी कभी कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप होता है, बीमारी भी लगती है। तो इस तरीके से अगर हेल्दी है और खाद पानी देंगे तो सही समय पे तो इनके बाग में फलत अच्छी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, साथ ही ये जानना चाहते थे कि क्या ये जो समस्या है ये पॉलिनेशन की वजह से भी हो सकती है, और अगर लगाने हैं पेड़ पौधे तो नर और मादा कितनी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए? ज्यादातर तो वैसे तो 10% आपको पॉलिनेशन के लिए पौधे चाहिए, लेकिन हम लोग जो है अच्छे के लिए जो है ये सलाह देते हैं कि एक रो जो है आप एक किस्म की लगाइए और दूसरी रो दूसरी किस्म की लगाइए, जिससे कि आपको एक उस किस्म का पॉलन दूसरी किस्म पे, दूसरी किस्म का पॉलन दूसरी किस्म पे जाके परागण अच्छी तरीके से हो जाए और आपको अच्छी उपज मिले और गुणवत्ता युक्त उपज मिले। क्योंकि पॉलिनेशन दोनों किस्में अच्छी जब लगाएंगे तो आपको बाजार में मार्केट यील्ड भी अच्छी मिलेगी और मार्केट में आप उसका पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो ये ज्यादा उचित रहेगा, बशर्ते कि 10% आप जो है किसी देसी किस्म या कोई अन्य किस्म लगावें। जी, तो इस तरह से हमारी जो आंवला की उपज है उसे बढ़ाया जा सकता है। एक बाग में आपको एक ही नहीं बल्कि 2 या उससे ज़्यादा किस्में अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परागण अच्छा होगा। परागण अच्छा होने के चलते आगे चलकर उपज भी काफ़ी बेहतर ही मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी। नर्सरी प्रबंधन कर लिया हमारे किसानों ने, रोपाई का समय कब होता है और कैसे पहचान करें कि अब पौध तैयार हो गई है, अब खुले खेत में रोपाई करनी है, और क्या सावधानियाँ बरतें? समान रूप से जो हम नर्सरी में पौधे बीज लगाते हैं, लगभग जो खरीफ की पौध है
40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है जी। जब आपका प्याज 15 सेंटीमीटर के आसपास लंबा हो जाए, पौधे बिल्कुल हरे हैं, तो उनको निकाल करके मुख्य फसल में लगाना चाहिए। जब पौध निकालने के बाद उसको पौध उपचार करना जरूरी है। उपचार करने के लिए अगर आप जैविक में जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का 5 ग्राम बल्कि 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए और जब आपने पौध निकाला उसको 2 मिनट के लिए डुबोइए और डुबोने के बाद उसको मुख्य फसल में ले जाइए। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो नर्सरी से जो आपकी बीमारी पौध वाली जाती है वो आपको वहाँ पर रुक जाएगी। दूसरा चीज़, पौध मुख्य खेत में लगाने पहले आपको खाद भी डालना पड़ेगा। तो आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास और 80 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम आपको सल्फर लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबकी पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा लेकर के खेत में बुआई पौध लगाने के पहले मिला दें। और जो आपके पास 50% जो आपके पास बचा है नाइट्रोजन का, उसका 25% लगभग 30 दिन पे आप डाल दीजिए और जो 25% बचा है उसको 45 से 50 दिन पर डाल दीजिए। और ध्यान रखिए, नाइट्रोजन का प्रयोग या छिड़काव 50 दिन के बाद प्याज और लहसुन का फसल में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान होता है। दूसरा चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि लगाने की दूरी क्या होना चाहिए। तो प्याज के पौध को 10 से 10 पौध से पौध की दूरी, 15 से 15 लाइन की दूरी लगाना चाहिए। अगर किसी कारण से, जैसे बारिश के समय कभी कभी आप नहीं लगा सकते हैं, पौधे बड़ी हो जाती हैं, तो ऊपर का जो टिप है उनकी पत्तियां काट लीजिए। काटने के बाद आप उसको लगाएंगे तो आपका अच्छा बढ़वार मिलेगा। तो ये आपको लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें भी खरपतवार की बीमारी आती है, खरपतवार की प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। तो उसको रोकने के लिए पेंडामेथलिन यूज कर सकते हैं या 30 दिन के आसपास टारगा सुपर का यूज कर सकते हैं, ऑक्सीफ्लोरोफोन के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा चीज, अब 40 से 45 दिन का आपका जब क्रॉप हो जाता है, अगर एक आप हाथ से निकाई गुड़ाई कर देंगे तो उसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपका खरपतवार बाहर निकल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जो आपको पता है कि प्याज में एक बल्ब है, वो मिट्टी के ऊपर ही जमता है, तो उसको एरेशन हो जाएगा, हवा लग जाएगा, तो उसका बढ़वार अच्छा होगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए जी। और क्या प्रबंधन कार्य करने हैं जानेंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। इस वक्त गोपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, हेलो मैडम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं लहसुन की खेती करना चाहता हूँ, तो हो पाएगा या नहीं मैडम? जी, ओडिशा से बात कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे आप डॉक्टर गुप्ता? जी, बालागीर में लहसुन की खेती होती है। हम लोगों ने लहसुन का बीज भी भेजा था वहाँ पे, और एक हमारा सेंटर है नाथसाडिया बौद्ध का, वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। लहसुन की खेती कर सकते हैं, लेकिन रबी सीजन में कीजिए लहसुन की खेती। आराम से बालागीर में आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। बालागीर कहाँ से है? बालागीर जो है, आप बालागीर के रहने वाले हैं ना? जी। तो वहाँ पे लहसुन की खेती कर सकते हैं। लहसुन की अच्छी प्रजाति कब लगाना है, कैसे लगाना है, एक हमारा ऑफिस बौद्ध जिला में है। बलांगीर में कहाँ से आपका है? जो बलांगीर में नहीं है, उड़ीसा में एक सेंटर है, वह आपका बौद्ध जिला में है। वहां से संपर्क कर सकते हैं, या जो आपका नियरेस्ट जिला उद्यान अधिकारी है वहां से बात कर सकते हैं, या उप निदेशक कार्यालय वहां से भी बात कर सकते हैं, पता चल जाएगा। लहसुन की खेती होती है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो आप पहले इसके लिए जानकारी जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, जो जिला उद्यान अधिकारी हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, और विशेषज्ञ ने बताया है आपको कहाँ है उनका ऑफिस, वहाँ पर भी आप जाकर के संपर्क करें। इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेकर आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और प्याज, लहसुन की खेती और आंवला की खेती करते समय और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने,
तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज लहसुन की खेती और आंवला की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपको बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से सुरेश जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी सुरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ये सवाल मेरा है कि हाँ हेलो जी पूछिए। मेरा सवाल है कि आंवला का पेड़ में आंवला बहुत कम फल रहा है और जो भी फलता है वो गिरता है। कब लगाया था? लगाए हुए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो चुका है। और एक ही किस्म लगाई है या ज्यादा किस्में लगाई हुई हैं? नहीं, एक ही है। एक ही है। और डॉक्टर पांडे आप इसका जवाब दें, क्या कहेंगे आप इनको कि पहले तो आता है पर फल नहीं आता है इनके में? 7-8 साल हो चुके हैं पेड़ लगाए हुए। नहीं, एक किस्म अगर इन्होंने लगाया है तो इनको दूसरी किस्म लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो परागण की समस्या हमेशा बरकरार रहेगी। तो इसलिए हमेशा दूसरी किस्म लगाते हैं। और दूसरा अगर नहीं लगा सकते तो उस पर टॉप वर्किंग करके दूसरी वैरायटी की जो है किस्म लाकर उसी की, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जून के महीने में जो है उस पर बडिंग कर दें, दूसरी किस्म को लाके जो है पैच बडिंग से करके, और जब उसमें फूल वूल आ जाएगा तो इनकी परागण की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने बाग को जो है पुनर्जीवित कर सकते हैं। जी, साथ ही ये कह रहे हैं कि फल अगर आता भी है तो वो झड़ जाता है, तो ये किस वजह से हो सकता है? नहीं, फल झड़ने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं। कि एक तो रहता है कि अगर बाग में पानी, वैसे तो चूंकि आंवला का जो फल है उसका विकास ज्यादातर जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है, तो पानी की समस्या नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जून के महीने में बरसात थोड़ा देर से होती है तो एक सिंचाई इनको जो है 15 जून के आसपास करने से जो है इनके फलों की जो झड़ने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। और उसके अलावा भी झड़ने के कई कारण हो सकते हैं कि कोई रोग लगा है या कोई कीड़े का प्रकोप हो रहा है, तो उससे भी फल गिरते हैं। तो ये तो बाग को देखने के उपरांत ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, तो कई कारण हो सकते हैं जो फल आ रहा है और वो झड़ता जा रहा है। ऐसे में अगर निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर लें, वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनको बाग दिखा दें, तो उनके अनुसार जो भी कारण होगा, समस्या का समाधान आपको वो बता पाएंगे और यही आपके लिए सही रहेगा सुरेश जी। और अगर फलन कम हो रहा है तो ऐसे में आप एक और किस्म यहाँ पर ज़रूर लगा लें। हमारे विशेषज्ञ शुरुआत से ही यही सलाह दे रहे हैं हमारे सभी किसान भाई बहनों को। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि हमारे जो प्याज की फसल है, बरसात काफी हो रही है, ऐसे में कई तरह की बीमारियां भी लग जाती होंगी, तो ऐसे में क्या आप उन्हें सलाह देंगे, किस तरह से नियंत्रण किया जाए? देखिए, प्याज में अभी कोई फसल नहीं है, नर्सरी लोग उगा रहे हैं, उगाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीज को उपचार करें, मृदा को उपचार कर लें,
तो प्याज में नर्सरी उगाते समय एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं हिंदी में आर्द्र पतन, इंग्लिश में बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। वह फाइटोप्थोरा इंफ्रेस्टांस एक फंगस होता है जिसके कारण से आता है। तो अगर आपने पौध पहले लगा दिए हैं, अगर आपका पौधा ऊपर से झुकने लगता है, पीला पीला पड़ने लगता है, तो समस्या है कि ये जो फाइटोप्थोरा जो फफूंदी है उसका आपके फसल पे प्रभाव हो रहा है। उसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप उसको ड्रेंचिंग कर देंगे। ड्रेंचिंग मतलब पत्ती नहीं भिगाना, उनको जड़ों को भिगाना, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्याज की 3-4 मुख्य फसल है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए कॉमन है। एक तो पर्पल ब्लॉच है, एस्ट्रोप्रिडियो ब्लाइट है, और एक थ्रिप्स की बीमारी जो आती है, वह तीनों मेजर प्रॉब्लम है और हम लोग इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। आज तक रिसर्च काफ़ी सफल हुआ और आगे भी सफल होने कर सकता है। तो ये जब कब लगता है, जब आप मुख्य फसल में पौध को लगा देते हैं, जब पौधे बढ़ने लगते हैं, तो उस पर ये प्रोग्राम आता है। लेकिन अभी जो नर्सरी का टाइम है, पौध गलन को रोकने के लिए हमें उनको उपचार, बीज को भी उपचार, मृदा के उपचार करके लगाएंगे तो आप पौध गलन बीमारी से अपने पौधों को बचा सकते हैं। जी, तो इस तरह से पौध गलन बीमारी से निजात पाया जा सकता है, स्वस्थ पौध तैयार की जा सकती है जिसका खुले खेत में रोपण करेंगे और उसके बाद भी प्रबंधन कार्य करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। रुक करना चाहूंगी डॉक्टर पांडे का। डॉक्टर पांडे, समय का अभाव है मेरे पास, कम शब्दों में आप हमारे किसानों को बता दें कि क्या महत्व है, अगर वो आंवले की खेती से जुड़ते हैं तो किस तरह से मुनाफा अर्जित कर सकते हैं वो? आंवले की खेती, सर्वप्रथम तो मैं अपने किसान भाइयों को ये आग्रह करना चाहूंगा कि अच्छी जमीन में आंवले की खेती ना करें। जो उनकी बेकार, ऊसर, बंजर, बांगड़ इस तरीके की जमीन है जो कि बेकार पड़ी हुई है, उसमें आंवला की सफलता पूर्वक खेती कर सकते हैं। बाग रोपण कर सकते हैं। रोपण के लिए अच्छी उचित किस्में लगाएं जिसका कि मैंने अभी पूर्व में जिक्र किया है। इसके अलावा जहां पे बाग लगाएं, पाला ना पड़ता हो ऐसी जगह बाग लगाएं, नहीं तो पाले से बड़ा नुकसान होता है। तीसरी बात, जहां दीमक की समस्या है, ज्यादातर किसान भाई लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए 1 से 1.5 ml क्लोरपाइरीफास का घोल बना के 1 लीटर में पानी से सिंचाई करें जिससे कि दीमक की समस्या हो जाए। बाग लगाते समय फॉलीडाल डस्ट 200 ml जैसा कि गड्ढे में मैंने पहले भी बताया है, छिड़काव मिट्टी मिक्सचर में मिला लें ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, जिससे कि नया बाग जो है अच्छे से स्थापित हो सके और उस तरीके से जो है ये किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। खासकर ऊसर, बंजर, बांगड़ जो कि बेकार जमीन है उसका भी सही तरीके से सदुपयोग कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आंवले की खेती के संदर्भ में जो भी हमारे किसानों को संदेह होगा वो दूर हो गया होगा और निश्चित तौर पर वो इसको अपनाकर अच्छी आमदनी अर्जित जरूर करेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने प्याज के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक बांटी हैं, पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आपका भी धन्यवाद मैडम। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जान लिया प्याज लहसुन की खेती और आंवला की खेती के बारे में। और आपको बता देते हैं हमारे अगले कार्यक्रम का विषय क्या रहने वाला है। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा भारतीय फसल बीमा योजना। जी हाँ, फसल बीमा योजना पर हम चर्चा करेंगे और खरीफ दलहनी फसलों के समसामयिक कार्य, ये हमारे अगले कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं। इनके संबंध में अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप पहले ही हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, अपनी सुझाव पोस्ट कर सकते हैं अगर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं और जो भी आपके सवाल होंगे हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, अगले कार्यक्रम का विषय हमने आपको बता दिया है, तीनों माध्यमों के बारे में जानकारी दे दी है और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिससे लाइव आप कार्यक्रम के दौरान भी अपने सवाल हमसे पूछ सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।